एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी प्यारी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। रोहन बहुत ही गरीब था, मगर दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। इतनी मेहनत के बाद भी रोहन गरीब था। कभी अपने मालिक के पास मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था, ताकि उसके घर का गुजारा अच्छे से हो सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ रही थी। एक दिन रोहन अपनी पत्नी से बोला, सुमित्रा, मुझे लगता है कि हमें बाहर कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद भी हम लोग गरीब हैं, तो मैं सोच रहा था कि शहर में कुछ काम कर लेता हूँ, जिससे हम लोगों का गुजारा बहुत अच्छे से हो पाएगा। अगर आप दूसरे शहर में काम करने चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे घर पर रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे शहर में काम करिए। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। आप जितना काम करके लाते हो, मैं उतने में ही खुश हूँ। मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। बस आप कहीं दूर न जाइए। मैं मानता हूँ सुमित्रा, तुमने मेरा दुख सुख में हमेशा साथ दिया है, लेकिन मुझे हमारी गरीबी नहीं देखी जाती। अब मुझे 2-3 साल के लिए शहर में काम करने जाना ही होगा, तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है। नहीं तो हम लोग एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, मगर अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका सामान बांध दूंगी, आप कल चले जाइएगा। अगले दिन रोहन अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह आखिरी कर शहर पहुंच जाता है। नए शहर में रोहन का कोई जान पहचान नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि किसी भी तरह कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। रात होने वाली है, मुझे कहीं ना कहीं ठिकाना ढूंढना होगा, फिर अगली सुबह काम ढूंढ ही लूंगा। रोहन रात बिताने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी उस घर की मालकिन बाहर आती है और रोहन उस मालकिन से पूछता है, दीदी, मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। काम की तलाश में मुझे रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। क्या आप अपने घर पर मुझे रहने के लिए इजाजत दे सकती हैं? गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकती हूँ? मैं अपने घर में तुम्हें नहीं ठहरा सकती। तुम कहीं और ठिकाना ढूंढ लो। रोहन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, किसी दूसरे घर की ओर। भैया, क्या मैं आज रात को आपके घर रुक सकता हूँ? इसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। बस आज रात को रोकने के लिए जगह चाहिए। भाई, मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरा परिवार बहुत ही बड़ा है और जगह बहुत ही कम है। तुमको यहाँ पर रुकने में बहुत ही मुश्किल होगा। तुम कहीं और व्यवस्था कर लो। इतना सुनकर रोहन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे ठहरने से मना कर देता है। तो रोहन बहुत ही उदास होकर बोलता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अब रात को मैं कहाँ जाऊंगा? जब मुझे रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है, तो काम कैसे मिलेगा? तभी रोहन को सामने एक झोपड़ी दिखती है और रोहन उस झोपड़ी के पास गया और वहाँ एक बुढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन कोई भी अपने घर में मुझे ठहरने के लिए तैयार नहीं है। बस अब आपसे ही उम्मीद है। कृपया करके मुझे रात भर रुकने के लिए जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है और माँ का फर्ज होता है कि बेटे की मदद करना। तुम चिंता मत करो, चलो अंदर आ जाओ। रोहन बुढ़ी अम्मा के साथ घर में चला जाता है। तब बुढ़ी अम्मा रोहन से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक रहना चाहते हो तब तक यहाँ पर रह सकते हो। माँ, तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो क्या? आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़का था, वह भी बीमारी के वजह से इस दुनिया में नहीं रहा और मैं अकेली हो गई। माँ, आप रोया मत करो। मैं हूं ना आपके साथ, और आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब से आप हमें अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि इस शहर में बहुत ज्यादा चोरी होते रहते हैं और नए आदमी को देखकर ठग लेते हैं। माँ, मैं देख लूंगा, आप परेशान मत होइए।
फिर बुढ़ी अम्मा रोहन को खाना खिलाती है और अच्छे से रहने का परामर्श देती है। अगले दिन रोहन काम की तलाश में निकल जाता है। जल्द ही उसे काम एक सेठ के दुकान में मिल जाती है। रोहन कभी भी सेठ के काम को इनकार नहीं करता और अच्छे से काम करता था। रोहन के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ बहुत ही खुश था, इसलिए रोहन की पगार को बढ़ा देता है और रोहन अपने कमाई का उतना ही खर्च करता था जितना उसे जरूरत रहती थी। बाकी जितने पैसे बचते थे वह एक थैली में रखता था। फिर रोहन कहता है, जब मैं 10,000 रुपये जमा कर लूंगा उसके बाद मैं अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट जाऊंगा और अपने गांव में ही एक अच्छा सा कारोबार शुरू करूंगा। रोहन कई साल मेहनत करता है और वह 10,000 रुपए जमा कर लेता है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ा रकम थी। इसीलिए बुढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा मेरे पास 10,000 रुपये हो चुका है और मान लो किसी कारण यह रुपए कहीं खो गए या किसी ने छीन ली तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इतने बड़े रकम को लेकर घूमना बेवकूफी ही होगी और इस घर में पैसे भी छुपा कर रखना सही नहीं है। क्या पता कोई पैसे चुरा कर ले जाए, फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा, जो कि मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तुम एक काम करो, इस शहर में एक जमींदार रहता है जो कि बहुत ही मशहूर है। अपने पैसे उसी जमींदार के यहाँ रख दे और कभी घर जाए तो अपने पैसे जमींदार से ले लेना। अम्मा, पर मैं उस जमींदार के पास पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता मेरा पैसा लेकर मुझको ना दे। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। बेटा, जमींदार बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम बेफिक्र होकर उसे पैसे दे सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पैसे जमींदार के यहाँ रखते हैं। बुढ़ी अम्मा के बात मानकर रोहन जमींदार के पास पहुंच जाता है और जमींदार रोहन से बोलता है, तुम कौन हो भाई? तुम किस लिए आए हो? पहले कभी तुम्हें इस शहर में नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम रोहन है। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं किसी दूसरे गांव से आया हूँ। मैं यहाँ पर कई सालों से मेहनत करके पैसे को जुटा रहा हूँ, जिससे मेरा घर अच्छे से चल सके। और कुछ दिनों से मैं पैसे कोई इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये जमा किए। मैं अपनी रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखने आया हूँ। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा, तब तक मेरा पैसा आपके पास जमा रहेगी। मेहरबानी करके आप पैसे को रख लीजिए। तुम्हें अपने पैसे को रखने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अब तुम बेफिक्र होकर अपने घर जा सकते हो। जमींदार के बात को सुनकर रोहन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुछ दिन और काम करने के बाद रोहन को अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। रोहन को अपनी पत्नी से मिलने का मन करता है। जल्द ही जमींदार के पास अपने पैसे लेने के लिए चला जाता है। मालिक, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपने पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कृपया मेरा पैसा लौटा दीजिए, क्योंकि मैं घर जाने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। कौन से पैसे? तुमने मुझे कब दिए थे पैसे? जमींदार की बात सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। मालिक, मैं आपको कुछ दिन पहले 10,000 रुपये दिया था और हमने बोला था जब मैं घर जाऊंगा तब मैं अपने पैसे आकर ले जाऊंगा। तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो? भाई तुम पागल नहीं ना हो गए? 10,000 रुपये बड़ी रकम होती है। तुम्हारे परिवार भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। और हाँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे 10,000 रुपये दिया था? मालिक, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन गांव वाले आपके बारे में बहुत ही अच्छा कहते हैं, जिससे मैं अपना पैसा आपको दिया था कि मेरा पैसा भी सुरक्षित रहे और पैसे देते समय मैं कोई परिमाण नहीं लिया। रोहन अपने पैसे को याद दिलाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन जमींदार कोई भी बात नहीं सुनता और रोहन को जमींदार ने बुरा भला बोलकर अपने घर से भगा दिया। रोहन उदास भारी मन से बुढ़ी अम्मा के घर चला जाता है और बुढ़ी अम्मा रोहन से कहती है, रोहन बेटा, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम तो जमींदार से अपने पैसे लेने के लिए उसके घर गए थे। माँ, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे सारे पैसे जमींदार ने ले लिया।
और जब मैं पैसे मांगने की कोशिश की तो उसने मुझे बुरा भला बोलकर अपने घर से निकाल दिया और मेरा पैसा भी नहीं दिया। बेटा, यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं जमींदार के पास तुम्हारे पैसे रखने के लिए कही थी। मुझे नहीं पता था कि जमींदार इतना धोखेबाज और बेईमान है। लोग उसकी ईमानदारी का गुणगान गाया करते थे। अम्मा, तुम अपने आप को दोष मत दो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने मेरे भले के लिए जमींदार के पास पैसे रखने के लिए बोला था। बेटा, अब तुम क्या करोगे? धोखेबाज जमींदार से पैसे कैसे लोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है कि मुझे अपने घर खाली हाथ ही जाना होगा। बुढ़ी अम्मा और रोहन बातें ही कर रहे थे। तभी बुढ़ी अम्मा के घर एक औरत आती है। उसका नाम सीमा होता है। वह दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या हुआ, आप दोनों उदास क्यों हो? क्या बोलूं बहन, मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो गया है। मैं कई साल मेहनत करके 10,000 रुपये जमा किया था। मैं पैसा कमाने के लिए न पेट भर खाना खाया, नहीं सोया। रोहन ने सीमा को सारी बात बताई। किस तरह जमींदार ने उसका पैसा लेने के बाद जमींदार पैसे देने से मना कर दिया। आप दोनों परेशान मत हो, इसका मेरे पास एक उपाय है। तभी सीमा बुढ़ी अम्मा से एक संदूक मांगती है और बुढ़ी अम्मा से संदूक लेकर सीमा कहती है, अम्मा, मैं और रोहन भैया जमींदार के पास जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलो। सीमा सर पर संदूक रखकर रोहन और बुढ़ी अम्मा के साथ जमींदार के घर की ओर चल पड़ते हैं। जमींदार के घर के कुछ ही दूरी पर सीमा बुढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, आप यही खड़े होकर हमारा और रोहन भैया का इंतजार कीजिए। जब तक जमींदार रोहन भैया के पैसे ना दे, तब तक आप घर में नहीं आइएगा। जब जमींदार रोहन भैया को पैसे दे देगा, तब आप जमींदार के घर आना और मुझसे कहना कि बेटा व्यापार करके घर आ गया है और बेटी तुम्हें बुला रहा है, घर जल्दी से चलो। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहो। तभी सीमा और रोहन जमींदार के घर के पास पहुंच जाते हैं और रोहन से सीमा बोलती है, मैं पहले घर में जाती हूँ, उसके थोड़े ही देर बाद आप घर में आ जाइएगा। तभी सीमा जमींदार के घर चली जाती है। जमींदार सीमा के सर पर संदूक को देख खुश होकर बोला, यहाँ पर तुम क्या करने आई हो? मैं रामलाल की पत्नी हूँ। मेरे पति दूर दराज के देशों में व्यापार करने के लिए गए हैं, जिस कारण मैं इस संदूक में रखे पैसे और सोने को अपने पास नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चोरी होने की संभावना अधिक हो जाती है। मुझे कई दिनों से नींद भी नहीं आ रही है। आप तो जानते हैं ना कि हम लोगों के गांव में कितनी ज्यादा चोरी पड़ चुकी है। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे और सोने चांदी आप संभाल कर रखें। जब मेरे पति व्यापार करके घर वापस आएंगे, तब मैं अपना संदूक को आपसे लेकर जाऊंगी। सीमा की बात सुनकर मन ही मन जमींदार खुश होने लगा और बोलने लगा कि संदूक में बहुत ज्यादा सोना और पैसे हैं क्या? मैंने सुना है कि रामलाल व्यापारी बहुत बड़े आदमी है। तभी जमींदार सीमा से बोला, बहन, तुमने ये अच्छा काम किया जो मेरे पास अपना कीमती सामान लेकर आई। तुम तो जानती हो कि मैं गांव में कितना प्रचलित हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे पास कितने सारे लोग अपने पैसे को रखकर बिंदास अपना काम करते हैं और समय आने पर वह अपना पैसा मेरे से लेकर जाते हैं। तुम हम पर यकीन कर सकती हो। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और रोहन को देखकर जमींदार बहुत ही खुश होता है। फिर जमींदार सोचने लगता है, मेरी ईमानदारी को साबित करने के लिए बहुत अच्छा समय पर आया है। मैं इस ईमानदार आदमी के 10,000 रुपए लौटा दूंगा, जिससे यह औरत हम पर यकीन कर लेगी। फिर जमींदार सीमा से बोला, बहन, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरे घर से ज्यादा सुरक्षित और कहीं जगह नहीं मिलेगी। मेरे घर में चोर आने से पहले 100 बार सोचते हैं। तुम यहीं देखो, इस आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पास रखी थी। मेरे पास ये सुबह अपनी सारी जमा पूंजी लेने आया था, मगर मैं इसे पहचान नहीं पाया। मैंने इसके पैसे को कर्ज समझा और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। फिर हमें यह पता चला कि इसने सही में 10,000 रुपए कुछ ही दिन पहले दिया था। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपने रुपए लेने आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मैं खुद तुम्हारे घर पर जाकर तुम्हारे सारे पैसे जमा पूंजी को वापस कर देता। इस आदमी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे घर के ही बगल में बुढ़ी अम्मा के साथ रहता है और बेचारा बहुत ही मेहनती है। रोज सुबह सुबह उठकर काम पर चला जाता है और शाम को घर वापस आता है। और हाँ, ये मेरे घर का भी काम किया है। बेचारा बहुत ही मेहनती आदमी है।
क्या तुम इस आदमी को जानती हो? क्या बात है, फिर तो चिंता करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। मैं अभी इस आदमी का 10,000 रुपये दे देता हूँ। जमींदार जल्दी से अपने घर गया और रोहन के 10,000 रुपए ले आकर दे दिया। रोहन जल्दी से 10,000 रुपए लेकर जमींदार के घर से चला गया। देखो बहन, अब तो यकीन हो गया ही होगा, जितने पैसे उस आदमी ने दिए थे उतने ही पैसे उसको मैं लौटा दिया। अब तो मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो गया ही होगा। तुम्हें तो पता है ना मेरे बारे में पूरे गांव वाले क्या सोचते हैं, क्योंकि गांव वाले मेरे पास ही अपना सारा पैसा जमा कर देते हैं और समय आने पर अपने पैसे को ले जाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप बहुत ईमानदार आदमी हो। अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? ये संदूक दे दो और बेफिक्र होकर अपने घर चली जाओ। जमींदार सीमा से संदूक मांग ही रहा होता है, तभी बुढ़ी अम्मा जमींदार के घर के अंदर आ जाती है और बुढ़ी अम्मा कहती है, सीमा बहू जल्दी चलो, घर पर मेरा बेटा व्यापार करके वापस आ गया है और तुम्हें बुला रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति व्यापार से लौट आए हैं। अब तो मुझे कोई भी चिंता नहीं होगी और आपको भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे पति अपने धन को खुद ही सुरक्षित रख लेंगे। फिर सीमा ने संदूक उठाकर जमींदार के घर से चली गई और यह सब देखकर जमींदार गुस्से से आंख बबूला हो गया और मन ही मन खुद को कोस रहा था। वाह राजू, वाह किस्मत फूटी, हाथ में आया धन वापस लौट गया और इस बार संदूक मेरे हाथ लग जाती तो मेरी तिजोरी पैसे से भर जाती। अब क्या करूं इस फूटी किस्मत का मैं। इधर सीमा रोहन से कहती है, मेरे भाई, इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। किसी न किसी का तोड़ जरूर होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा बेईमान और चालाक आदमी नहीं है जिसकी बेईमानी और चालाकी हमेशा सफल हो सके। आप अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ हमेशा सुखी समय बिताइए। अम्मा, अब आप भी मुझे जाने की आज्ञा दो। आपने भी इस अनजान शहर में मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है बेटा, इंसानियत के नाते मुझे जो चीज अच्छा लगा मैंने वही किया और अब तुम घर जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। रोहन अम्मा से विदा लेकर अपने गांव की ओर निकल जाता है। दिन भर चलने के बाद रोहन आखिरकार अपने घर पहुंच ही जाता है। रोहन को देखकर उसकी पत्नी बहुत ही खुश होती है और बोलती है, जब से आप गए हो मेरा एक पल के लिए भी मन नहीं लगा। आखिरकार आप आ ही गए। फिर रोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताई जो उसके साथ बीता था। भाग्यवान मैं आ गया हूं ना, अब तुमको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं सही सलामत अपने घर आ गया हूं। भला हो उस बहन का जिसकी वजह से आज मेरी मेहनत की कमाई मुझे मिली है। आज के बाद मैं कहीं दूसरे शहर में काम करने नहीं जाऊंगा। मैं कोई भी काम अपने गांव में ही करूंगा। रोहन जमा किए हुए रुपए से एक बड़ी दुकान खोल लेता है। कुछ दिनों में उसकी दुकान अच्छे से चलने लगती है और कई दिनों के बाद में रोहन को गरीब जिंदगी से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिनों में रोहन पैसे वाला हो जाता है और एक अच्छे से घर को खरीदकर उसमें अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।